नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत के लिए जाति से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। यहां हर जाति, विशेषकर उसके वोट प्रतिशत के आधार पर ही राजनीतिक दल अपनी तरफ खींचने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की तैयारियां भी अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सका। राजनीति में फिर जिस जाति की जितनी संख्या भारी रही है, उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लागू हो गया। 2022 का चुनाव भी इसी आधार पर लड़ा जाना तय हो चुका है। क्या है यूपी में जातीय समीकरण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंडल कमीशन के बाद यादव जाति का मुलायम सिंह को पूरा समर्थन मिला, जिसके बाद वे 1989, 1993, 2003 में मुख्यमंत्री बने। फिर 2012 में अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज हुए। यादव जाति के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव 3 बार सत्ता पर काबिज हुए। फिर उनके बेटे अखिलेश यादव। अब यादव जाति के वोट बैंक में सेंध लगने लगी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 72% यादव ने अपना वोट दिया था। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर 63% रह गई, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 66% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में केवल 53% यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। वहीं 27% यादव का वोट भाजपा को मिला था। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 6% यादवों का वोट मिला था। इस तरह यादव जाति में भी भाजपा ने सेंध लगा दी। इसके चलते कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक अब कम हो रहा है। ओबीसी बनाते बिगाड़ते हैं सियासी खेल। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में शामिल है 89 जातियां। पिछड़ा वर्ग में यादव और गैर यादव धड़ों में बटा हुआ है। यादव 11% तो गैर यादव 43% है। दूसरे नंबर पर है प्रदेश में कुर्मी मतदाता। कुर्मी मतदाताओं की संख्या 12%। 13 जिलों में कुशवाहा और मौर्य जाति के सबसे ज्यादा मतदाता। ओबीसी में चौथी बड़ी जाति लोध है। 6 से 10% है मल्ला मतदाताओं की संख्या। दर्जन भर जनपदों में आबादी सबसे ज्यादा। राजभर बिरादरी की आबादी 2% से कम। लेकिन पूर्वांचल के आधा दर्जन जनपदों पर इनका खासा असर। राजनीति में वोट बैंक के रूप में मुस्लिम का हुआ प्रयोग। प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को भी पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है। जनसंख्या के लिहाज से मुस्लिमों की आबादी लगभग 20%। 1990 से पहले मुस्लिमों के वोट बैंक पर कांग्रेस की थी मजबूत पकड़। दो 2022 में पिछड़ा वर्ग में शामिल 89 जातियों पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए राजनीतिक कसरत शुरू हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग में यादव और गैर यादव धड़ों में बटा हुआ है। जहां यादव 11% है तो वहीं गैर यादव 43% हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाताओं की संख्या है। इस जाति के मतदाता दर्जन भर जनपदों में 12% तक हैं। वहीं वर्तमान में अपना दल की इस जाति पर मजबूत पकड़ है, जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है। वहीं पिछड़ा वर्ग में मौर्य और कुशवाहा जाति की संख्या प्रदेश के 13 जिलों में सबसे ज्यादा है। वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य इस जाति के बड़े नेता के रूप में बीजेपी में मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी में चौथी बड़ी जाति लोध है। ये जाति बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक मानी जाती है और यूपी के 2 दर्जन जनपदों में इस जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं लोधी नेता के रूप में कल्याण सिंह का नाम कौन भूल सकता है। वहीं वह भारतीय भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पिछड़ा वर्ग में 5वीं सबसे बड़ी जाति के रूप में मल्ला निषाद हैं और जाति की आबादी दर्जन भर जनपदों में सबसे ज्यादा है। गंगा किनारे बसे जनपदों में मल्ला और निषाद समुदाय 6 से 10% है, जो अपनी संख्या के बलबूते चुनाव के परिणाम में बड़ा असर डालता है। वर्तमान में इस जाति के नेता के रूप में डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो भाजपा के साथ सरकार में शामिल हैं। कुल मिलाकर सूबे की सियासत में पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग निर्णायक भूमिका में है और इसलिए हर सियासी दल इन पर नजरें गड़ाए है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार है। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोई काम को लेकर आरोप लगा रहा है तो कोई कानून व्यवस्था पर।
कोई माफिया राज पर घेर रहा है तो कोई महिलाओं की सुरक्षा पर। इन दोनों ऐसे बयानों की बाहर आ गई है जैसे रोज कोई नया बयान आता है और कोई नेता इसे देकर सुर्खियों में आ जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम से मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में एक तरफ मोदी योगी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनके सहयोगी। दोनों ही दल के नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में, एक दूसरे पर वार पलटवार करने में। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार तो अखिलेश ने दावा भी किया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दों में उलझा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप बाला के किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना। इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी अखिलेश बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं। फिर चाहे मौका हो पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करने का या फिर पीएम के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन का, अखिलेश यादव ने इन परियोजनाओं को अपनी सरकार के कार्यकाल का बताया। तो वहीं पीएम मोदी ने काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए काशी का महिमा मंडन कर काशी वासियों का गुणगान किया और उनसे 3 संकल्प लिए। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। 2022 के रण में फतेह हासिल करने के लिए सियासी दल तीखे बयानों और आरोप प्रत्यारोपों की बैसाखी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के लिए अग्रसर है। पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर हमले रोज रोज तीखे होते जा रहे हैं, जिससे सूबे का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का
प्रतिबिंब है। मेरा योगदान देश को हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत दे रहा है। मेरा योगदान देश के हर गांव को उन्नति का प्रतीक बना रहा है। हम सबका योगदान भारत के तेज विकास की मजबूत नींव रख रहा है। आप भी दें देश के विकास में अपना योगदान। अपने अग्रिम कर की तीसरी किस्त यानी 75% 15 दिसंबर 2021 तक जमा करके। वे कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉइज या वे व्यक्ति जिनकी कर देनदारी TDS या TCS काटने के बाद 10,000 रूपए या उससे अधिक है, तो फिर उनको भी एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में दिग्गज उतार दिए हैं और ये दिग्गज दौरे पर दौरे करके अलग अलग जिलों को मथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की। 2022 के रण को जीतने के लिए क्यों खास हो गया है पूर्वांचल, क्यों भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों का फोकस पूर्वांचल पर है, क्या है यहाँ की सियासी गणित और क्या वजह है, ये आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश की सत्ता पे काबिज भाजपा के साथ साथ सपा, कांग्रेस और बसपा भी पूर्वांचल पर खासा ध्यान रखे हैं। वजह भी साफ है। पिछले 3 चुनाव 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा में राजनीतिक दलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में वेस्ट यूपी रहा है। लेकिन इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही है। सभी बड़े राजनीतिक दल पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं और पार्टी के शीर्ष नेता खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं। दरअसल 2007 से 2019 तक जिसने पूर्वांचल में ज्यादा सीटें जीती, उसी दल ने सत्ता पर कब्जा किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पूर्वांचल में कब किस पार्टी का रहा दबदबा। पूर्वांचल में कब कौन जीता। पूर्वांचल में आते हैं 6 मंडल, विधानसभा की कुल 165 सीटें। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा का दबदबा। 165 में से सपा ने 99 सीटें जीतकर बनाई सरकार। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा ने लहराया झंडा।
बसपा ने 165 में से 97 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर। भाजपा ने 165 में से 115 सीटें जीती और सत्ता पर काबिज हुई, जबकि बसपा को सिर्फ 14 और सपा को मात्र 17 सीटें मिली। बात अगर सत्तारूढ़ भाजपा की करें तो भाजपा के लिए पूर्वांचल सबसे ज्यादा अहम है। और क्यों भाजपा के लिए अहमियत रखता है पूर्वांचल, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। भाजपा के लिए पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण क्यों? वाराणसी सीट से पीएम मोदी हैं सांसद। सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर। सीएम योगी की सबसे ज्यादा ताकत पूर्वांचल में ही है, इसलिए भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है पूर्वांचल। पीएम मोदी ने खुद संभाल रखी है कमान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 11 दिसंबर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन। 13 दिसंबर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो पूर्वांचल पर फिर कब्जे के लिए अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में लगे हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता ओम प्रकाश राजभर का साथ आना है। इसके लिए अखिलेश बसपा के मजबूत किले अंबेडकर नगर को भी ढाने की कोशिश में है। यहाँ से उन्होंने 2 मजबूत नेता लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को सपा में शामिल कराकर बड़ा संदेश दिया है। तो कभी पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजे को पार्टी में शामिल कराकर सपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ बसपा को तगड़ा झटका दिया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के परिवार से ब्राह्मणों को साधने की जुगत में हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल पर जोर दे रही हैं। अभी तक प्रियंका 2 बड़े शहर वाराणसी और गोरखपुर में रैली कर चुकी हैं। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने क्षेत्र की जरूरत और जातिवादी गणित का आकलन करके लोगों को साधने की कोशिश की थी। रैली में घोषणाओं से निषाद समाज और उत्पीड़न का जिक्र करके उन्होंने अनुसूचित और ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण को साधना हर दल के लिए खास है, क्योंकि चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, यहाँ का सियासी गणित बहुत अहमियत रखता है। तो पिछले लोकसभा और विधानसभा के रिकॉर्ड भी यही बताते हैं। ऐसे में पूर्वांचल पीएम और सीएम का गढ़ है, इसलिए भाजपा 2017 चुनाव का 115 का खुद का रिकॉर्ड यहाँ से तोड़ना चाहती है। तो वहीं सपा और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही हैं कि भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, भाजपा किले को उठाया जाए। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में मेरे साथ बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। अब लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।